राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केरल भर में बड़ी संख्या में सीपीआई कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी से जुड़े परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के विरोध में सड़कों पर उतर आए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यपाल से 28 मई को मिलने का समय मांगा है, जिससे उनके इस्तीफे और डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। एआईडीएमके के भीतर के गुटों में सुलह हो गई, जब पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के नेतृत्व में बागी विधायकों ने पार्टी के महासचिव के पलानी स्वामी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके नेतृत्व को अपना समर्थन दिया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति के आवास का उद्घाटन किया। तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने 2029 के आंध्र प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के भीतर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिजली संकट के बीच निशाना साधते हुए राज्य सरकार की कार्ययोजना पर सवाल उठाए। राजधानी की मतदाता सूची को पूरी तरह दोषमुक्त और स्मार्ट बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है। दिल्ली में लू व गर्मी का सितम अभी थमने नहीं वाला है। बुधवार को भी आसमान से आग बरसेगी और लू के थपेड़े से लोगों का हाल बेहाल रहेगा। दिल्ली के कई नाले और ड्रेन राजधानी की जीवनदायिनी यमुना नदी को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई नालों में गंदगी और रासायनिक प्रदूषण का स्तर तय सरकारी मानकों से 4 से 13 गुना तक अधिक पाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करेगा। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत हर महीने करोड़ों लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को आधुनिक बनाने और राशन दुकानों को मजबूत करने के लिए 25,530 करोड़ रुपए की सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत एआई आधारित स्मार्ट पीडीएस प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें लाभार्थी रजिस्ट्री, शिकायत निवारण और सप्लाई चेन मॉनिटरिंग जैसे आधुनिक फीचर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पात्र लाभार्थियों को सही पहचान और नागरिकों को संतुष्टि सुनिश्चित होगी। आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है। बच्चों की जो ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ ना हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसमें भी इस योजना का बहुत बड़ा एक योगदान है। ओवरऑल समाज जीवन से जुड़े और परिवार के आयाम से जुड़े, जो फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला,
जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की, और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी, क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है, 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है, उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है, मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल है। इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में एक जो जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के, शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो, उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, ताकि वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी, उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है। लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाएगा। बिहार में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का आयोजन विकसित भारत, समृद्ध बिहार और बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीम के तहत किया गया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा को याद करने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश की आजादी और समाज के उत्थान में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके जीवन को सशक्त बनाना है। 10 मई 9 जून 2026 तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य दूरस्थ आदिवासी समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, शिक्षा को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। आज विकसित भारत समृद्ध बिहार के इस कल्पना के साथ जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 बिरसा लिव्स इन न्यू भारत, ये जो थीम है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है कि भगवान बिरसा को हम याद कर रहे हैं और भगवान बिरसा मुंडा के जो योगदान थे उनको भी हम लोगों को याद करना चाहिए। हम लोग 150वां वर्षगांठ मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ और देश की आजादी के लिए
और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगातार उन्होंने इस देश में योगदान दिया। और जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तब उनको जेलों में डाला गया, कई जेल में यातनाएं उनको दी गई और इस देश को आजादी दिलाने में एक अहम योगदान भगवान बिरसा मुंडा का था। साथी, स्वाभाविक है झारखंड बटे और झारखंड बटने के बाद हमारे पास जो जंगल की स्थिति थी बहुत कम थी। लगभग मात्र 8 से 9% ही वन क्षेत्र हमारे पास बचे थे। लेकिन ठीक ही कहा विजय चौधरी जी ने, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर भी काम शुरू किया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 15% वन क्षेत्र हमारे बनकर तैयार हो गए और हमारा लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में इसको 17% वन क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को याद करना ही मकसद है कि इस देश में जो एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं छूट गए हैं मुख्य धारा में आने से, उनको मुख्य धारा में लाना है, उनके जीवन को संवारने का काम किया जाए। और कई चीजें सरकार लगातार कर रही है नीचे, चाहे वो क्लब स्कूल बनाना हो, इस काम को भी हम लोगों ने गति दिया। अभी एक तकनीकी दिक्कत आई थी कि राज्य सरकार ये चाहता था कि बिहार बोर्ड से हमारे बच्चे पढ़ाई करें। भारत सरकार का आग्रह था कि हम सीबीएसई के माध्यम से उसको पढ़ाने का काम करें। हम लोगों ने सहमति दे दिया कि हमारे लिए दोनों ही संस्थानों से पढ़कर बच्चे बाहर निकले, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। बिहार सरकार जो योजना चलाएगी उसमें बिहार बोर्ड को जरूर रखेगा, लेकिन भारत सरकार एक क्लब स्कूल की कल्पना को सरजमीन पर उतार रहा है, तो हम सभी बच्चों को उसके माध्यम से सीबीएसई की पढ़ाई की भी अनुमति देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे सीधे सीबीएसई के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से पढ़कर आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ कई चीजों के लिए हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग, चाहे वो SC ST वर्ग के छात्र हैं, 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं, उनको इससे देने का काम किया जाए। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20 लाख छात्रों को दिया जा रहा है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनजाति गरिमा उत्सव 2026 150 वर्ष को पूरी तरह धूमधाम से मनाने का लक्ष्य दिया और बिरसा लिव्स इन न्यू भारत और लिव इन न्यू बिहार, इसकी पूरी कल्पना को जमीन पर उतारना है और हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं इसको उन्नति का रास्ता मिले, इनको समृद्धि का रास्ता मिले, यही कल्पना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज नगर निगम की कार्यकारिणी के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित किया गया है। उन्होंने गंगा दशहरा के पावन पर्व की शुभकामना देते हुए महापौर और सभी पार्षदों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रयागराज नगर निगम को इस सदी के महाकुंभ आयोजन के योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि 45 दिनों तक चले इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वागत के लिए हर संभव प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भव्य और दिव्य महाकुंभ का सफल आयोजन पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। प्रयागराज नगर निगम के
कार्यकारिणी के सफलतम 3 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस समारोह में नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी और महानगर से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। गंगा दशहरा के ही इस पावन पर्व पर नगर निगम कार्यकारिणी के 3 सफलतम वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी को, सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं और गंगा दशहरा की भी पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मां गंगा से पूरे प्रदेश और पूरे देश के मंगल कामना की प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज नगर निगम की इस कार्यकारिणी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि इसने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। जब गत वर्ष प्रयागराज के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में प्रयागराज ने एक नए अध्याय का सृजन किया, एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिन के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के इस महासंगम में ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक नई प्रेरणा प्राप्त करके ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत भारत की वैदिक और पौराणिक काल की इस पावन धरा को नमन करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस संगम में स्नान की, आस्था की स्नान की पवित्र डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य किया था। नगर निगम हमारी कार्यकारिणी ने उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया था और परिणाम रहा भव्य और दिव्य कुंभ को हम दुनिया के सामने दे पाए। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज से 9 वर्ष पहले प्रयागराज की स्थिति क्या थी? प्रयागराज आज तीर्थों का राजा हो गया। प्रयागराज की यात्रा भगवान प्रयागराज की कृपा से, भगवान अक्षय वट की कृपा से, मां गंगा की कृपा से, भगवान बेनी माधव की कृपा से बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहेगा। बस उसके लिए जमीनी धरातल की तैयारी यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में नगर निगम कार्यकारिणी उमेश जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे प्रदेश सरकार उसमें अपनी पूरा सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ मैं उमेश गणेश केसरवानी जी को, उनकी पूरी कार्यकारिणी को सफलतम 3 वर्ष के लिए हृदय से बधाई देता हूं। 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए प्रयागराज वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स,
होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में हार के बाद विपक्ष लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय ने संविधान सम्मत मानते हुए चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आवश्यक प्रक्रिया बताया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजनीतिक पराजय के बाद देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाला विपक्ष अब संवैधानिक स्तर पर भी पराजित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल उठाने और उन्हें बदनाम करने के विपक्ष के सभी प्रयास अदालत में विफल साबित हुए हैं। बिहार और बंगाल के चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से करारी हार मिलने के बाद अनाप शनाप अनर्गल बयानों को देने के बाद भी जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनैतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। न्यायालय ने और भी आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि SIR के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध है। इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जो उनका मूल आधार था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण, जिनमें पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद 4 दशकों से अधिक का समय बीता है, पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमानों पर नाम जोड़े गए और हटाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन हुआ, शिफ्टिंग हुई, डुप्लीकेशन हुआ, लोगों का आना हुआ, परंतु उसके बाद भी यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक थी। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। अल्मोड़ा में SDG अचीवर्स अवार्ड 2024-25 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 32 व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतत विकास केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन के साथ विकास कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर्ष का विषय है कि आज
ऐसे व्यक्तित्वों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से लगातार समाज में अनुकरणीय कार्य किया है। परिवर्तन लाने के लिए अनवरत रूप से एक कर्मयोगी के रूप में उन्होंने साधना की है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, सतत विकास के लक्ष्यों को जिन्होंने प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 32 हमारे ऊर्जावान यंग अचीवर संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को आज हम सभी ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और आप सभी ने सिद्ध किया है कि मजबूत इरादे, संकल्प, सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य कर सकते हैं और साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकते हैं। और जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है। और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जैसा मनोज पंत जी ने भी बताया और हमारे प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी बताया और अजय टमटा जी ने भी बताया कि हम जहां प्रथम वर्ष में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में हम लोग 10वें स्थान पर थे और आज हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। और मैं इस बार जब विधानसभा में बजट पर बोल रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हम कहते हैं कि एसडीजी इंडेक्स में हम पहले नंबर पर आए हैं। हमारा नाम पूरी इंडिया में सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। तो ये बहुत सामान्य सा लगता है कि हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी इंडेक्स में पहले नंबर पर है। पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो विकास की यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। और ये हमारी सबकी जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है, जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुझे बेहद गर्व है कि उत्तराखंड को देश में नंबर 1 बनाने की इस यात्रा में हमारे जिलों ने भी अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं जनपदवार एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में रुद्रप्रयाग जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई देता हूं। उत्तरकाशी और नैनीताल को द्वितीय, बागेश्वर और चमोली को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सभी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को और वहां की देवतुल्य जनता को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है बाकी जिले भी इन शीर्ष जनपदों से सीख लेते हुए अपनी रैंकिंग में और अधिक सुधार करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम